छोटा सा पॉइंट बीच में ऐड कर लें, बीच में हेडिंग उन्होंने मयरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स मिल जाएगी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के बाद मयरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स पेज नंबर 14 प्लीज स्टार्ट करें मयरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मयरिंग प्रोग्रेस दिस डिस्कशन ब्रैकेट में है दिस डिस्कशन इज एप्लीकेबल व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम यहां से ऑनवर्ड्स अब दो वर्ड्स बार बार आने हैं एक है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम और दूसरा है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम एट अ पॉइंट इन टाइम एट अ डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेकिन इनिशियली अपने को ट्रांसलेशन करना है सेटिस्फाइड ओवर टाइम मींस वक्त के साथ साथ और एट अ पॉइंट इन टाइम मसलन 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट ओवर टाइम मतलब 6 महीनों में टाइम के साथ साथ और 6 महीने बाद 6 महीने के शुरू में 2 महीने बाद 3 महीने बाद किसी खास अगर टाइम की बात हो रही है तो वो फिर पॉइंट इन टाइम ठीक है जैसे अगर हम बहस करने लगे हैं वो ये है मयरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये सेटिस्फाइड अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपकी सेटिस्फाई होनी है ओवर टाइम वक्त के साथ साथ तो फिर उस हवाले से मयरिंग प्रोग्रेस ये मैं बात थोड़ी पूरी कर लूंगा ये वर्ड्स क्लियर है प्लीज थोड़ा सा अब अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर 2023 को और ये 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है और इस 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट में आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन साथ साथ सेटिस्फाई होनी है प्रॉब्लम ये आएगा अब 6 मंथ्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 दिसंबर का मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के एंड तक चलेगा ठीक है सर लेकिन अगर आपका ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर एक महीने बाद तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो सेटिस्फाई हो रही थी ओवर टाइम क्या इस एक महीने का फिर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है टुवर्ड्स द कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मींस हमारा कितने % काम हो गया है और जितने % काम हो गया 31 दिसंबर तक उतना फिर रेवेन्यू आप इस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे और बाकी जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में काम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होनी है और फिर आप नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे तो हम पढ़ने इस वक्त ये लगे हैं अगर हेडिंग देखना जरा अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस मैयर करनी है प्रोग्रेस मैयर करनी कि कितने % काम हो गया तो उस प्रोग्रेस को मैयर करने के फिर डिफरेंट मेथड्स हैं ठीक है और इसकी जरूरत कब पड़ती है जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है साथ साथ अगर सेटिस्फाई हो रही है तो फिर कितना काम इस अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है कितना नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है ये हमें पता चलेगा तो हम उसके हिसाब से फिर अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकेंगे तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हेडिंग क्या है मयरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स प्रोग्रेस को मेजर करना हमने टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और ये बहस कब रेलेवेंट होगी जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है ठीक है अब जरा पढ़ना शुरू कर दें नीचे फिर मेथड सीखेंगे साथ साथ रहिएगा जरा क्या आप पढ़ने लगे हैं सर हेडिंग बता दें क्या नहीं ऊपर ही यार ऊपर लाइन समझ आ गई क्या पढ़ने लगे हम क्या पढ़ने लगे हम प्रोग्रेस मेजर करना चाहते हैं प्रोग्रेस का मतलब कितना काम हो कितना काम हो An entity shall recognize revenue over time by measuring the progress towards complete satisfaction of that performance obligation पहले measure करें कितना काम हो गया उस हिसाब से फिर जितना काम हो गया उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करें when goods or services are transferred continuously मुसलसल revenue recognition method that best depicts the entity's performance should be applied अब कुछ नीचे मेथड्स लिखे हुए शायद बिल्कुल सिंपल है लेकिन लिखे इस तरह से होंगे थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको
लिखा हुआ मेथड्स फॉर मयरिंग प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस कितना काम हो गया है उसको मैयर करने के दो मेन मेथड्स हैं, आउटपुट मेथड्स एंड इनपुट मेथड्स। किसके मेथड्स हैं ये? प्रोग्रेस मैयर करने के, कितना काम हो गया है, ये मैयर करने के दो मेन मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं जी? आउटपुट मेथड्स एंड इनपुट मेथड्स। 5 मिनट मुझे जरा दीजिएगा, आउटपुट इनपुट वर्ड्स क्यों है ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आ जाए जरा नीचे पहले, आउटपुट मेथड्स। These methods recognize revenue on the basis of direct measurement of the value to customer, वर्ड अंडरलाइन करें। अगर रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है तो एक एंटिटी है, एंटिटी मींस कौन होता है? सेलर। और जिसको सर्विसेज या गुड्स दी जा रही हैं वो कौन होता है? बायर, कस्टमर। एक है सेलर, एक है बायर। एंटिटी सेलर एंड बायर कस्टमर। दोबारा लाइन शुरू कर लें जरा। आउटपुट मेथड, दीज मेथड्स रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ वैल्यू टू कस्टमर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर टू डेट रिलेटिव टू द रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें मेन वर्ड्स बचेंगे 3, मैं इसको समझाता हूँ। एक सेकंड के लिए नीचे जरा इनपुट मेथड्स में। दीज मेथड्स रिकॉग्नाइज, ये ABCD अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, जरा नीचे इनपुट मेथड्स की डेफिनेशन में। दीज मेथड्स रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ एंटिटीज एफर्ट्स, तो मैं ये वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं, एंटिटीज एफर्ट्स, और इनपुट्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिलेटिव टू द टोटल एक्सपेक्टेड इनपुट्स टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पहले इन वर्ड्स, ये जो मेथड्स के नाम बने हुए इनको जरा समझ लें। अगर प्रोग्रेस मेजर करते हुए ध्यान अपनी तरफ है कि हमने क्या करना था और क्या कर दिए, तो फिर ये होंगे इनपुट मेथड्स। अपनी तरफ ध्यान, हमने क्या करना था और कितना उसमें से कर दिया है। अगर अपनी तरफ ध्यान रखे हम पर प्रोग्रेस मेजर कर रहे हैं तो ये मेथड्स कहलाएंगे इनपुट मेथड। और अगर हमारा ध्यान कस्टमर की तरफ है कि कस्टमर को क्या देना था और क्या दे दिया है, अपनी बजाय किसकी तरफ ध्यान है, तो उससे फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ? अब इनपुट क्या होती है और आउटपुट क्या होती है? इन हम करते हैं और आउट जो होता है वो फिर कस्टमर के पास होता है। तो अगर ध्यान अपनी तरफ है, हमने क्या करना था क्या कर दिया है, तो ये कौन सा मेथड है? इनपुट मेथड्स। और अगर ध्यान कस्टमर की तरफ है कि कस्टमर को क्या वैल्यू मिलनी थी और उसमें से कितनी मिल गई है, अगर उस बेसिस पे अपनी प्रोग्रेस मेजर करेंगे तो फिर आउटपुट मेथड्स। तो इसमें जो की वर्ड्स हैं वो अगर जहन में रखने हैं तो सेंटेंस थोड़ा सा रेंज हो सकता है अगर लिखना पड़ जाए। आइए दोबारा जरा आउटपुट मेथड ट्राई करते हैं। These methods recognize revenue, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के मेथड्स हैं। इसमें क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ वैल्यू टू कस्टमर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर टू डेट। बाकी आगे जो लिखा हुआ नीचे फॉर्मूले बने वहां समझ आ जाएगा। मेन वर्ड्स क्या है? ध्यान किस तरफ है? नहीं, कस्टमर की तरफ क्या ध्यान है? कस्टमर को जो वैल्यू मिल रही है उस तरफ ध्यान, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू टू कस्टमर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और नीचे these methods recognize revenue on the basis of entities efforts or inputs to the satisfaction of performance obligation। ध्यान किसकी तरफ है तो क्या है और किसकी तरफ है तो क्या है? अगर ध्यान अपनी एफर्ट्स की तरफ है, अपनी इनपुट्स की तरफ है, थोड़ा सा वर्ड सही कर लेते हैं। अगर ध्यान अपने एफर्ट्स और अपनी इनपुट्स की तरफ है तो ये इनपुट मेथड्स की एक डेफिनेशन बन गई है। और अगर आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू टू कस्टमर, वैल्यू टू कस्टमर की तरफ अगर ध्यान है तो फिर ये आउटपुट मेथड। ठीक है जी प्लीज। तो ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको याद करना पड़ना भी। तो प्लीज व्हाट आर द कीवर्ड्स? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू टू कस्टमर और नीचे एंटिटीज एफर्ट्स और इनपुट्स। ये मेरे ख्याल में ये कीवर्ड्स हैं। बाकी जो आगे लिखा हुआ है वो भी नीचे मेथड में भी आपको नजर आ जाए। आइए जरा सस्पेंस खत्म करें, मेथड्स के नाम पढ़ें। आउटपुट मेथड्स, अच्छा आउटपुट मेथड एक मेन हेडिंग है, इनपुट मेथड्स भी अब मेन हेडिंग है। आउटपुट मेथड्स भी फिर नीचे 4 एक्सप्लेन हुए हैं और इनपुट मेथड्स में भी नीचे 4 एग्जांपल्स आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर वर्ड ये कि आउटपुट मेथड्स की 4 एग्जांपल्स हैं, आउटपुट मेथड्स को अप्लाई करने के 4 तरीके हैं और इनपुट मेथड्स को भी अप्लाई करने के 4 तरीके हैं।
फिर एग्जामिनर जैसे आपको एग्जाम में कहेगा अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसकी मेजरमेंट हो सकती है। तो एप्लीकेशन इशू नहीं है, मतलब नाम जरा पढ़ना जी। आउटपुट मेथड्स में ए पढ़े। एक तरीका क्या है अपनी प्रोग्रेस मेजर करने का, सर्वे करवाने से। फर्ज करें आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कोई डैम बनवा रहे हैं, बनवा रही गवर्नमेंट आपसे, ईयर एंड आ गया, डैम अभी बन रहा है, इंजीनियर्स को बुला लें, एक्सपर्ट्स को बुला लें, उनसे पूछें कितना डैम, कितने % डैम बन गया है। तो जितने % कहेंगे वो उतने % आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी और इस हिसाब से आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, सर्वे समझ आ गया। किसको बुला के सर्वे करवा लें? एक्सपर्ट्स को बुला के सर्वे करवा लें। एक तरीका ये हो सकता है। नंबर 2, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। अब ये फॉर्मूले बने हुए, अगर आप गौर से पढ़ें, किसकी बेस पे क्या फाइंड आउट करना है? लाख यूनिट्स आपने बनाने थे, अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 बन गए हैं, तो कितने % काम हो गया है? 20% काम। नंबर 3, 1.5 लाख यूनिट्स डिलीवर करने थे, उसमें से लाख यूनिट्स डिलीवर हो गए हैं। कैलकुलेटर पकड़ो। नहीं मतलब अगर आप मेरे वर्ड समझ जाए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद एक फार्मूला जो बन रहा है वो बताऊँ। किसकी बेस पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? यूनिट्स प्रोड्यूस को बेस बनाया था, यूनिट्स डिलीवर को बेस बनाना था। 1.5 लाख में से अगर लाख तो कैसे डिवाइड करेंगे आप? 1.5 लाख डिवाइड बाय लाख या लाख डिवाइड बाय लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख, इट मींस अप्रोक्सीमेटली 67% काम होगा। ठीक है, या डी लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन्स रीच। अब इन वर्ड्स को जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं जरा। कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन, देखिए जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहे होंगे, जब भी कोई काम कर रहे होंगे आप, तो एक तरीका काम करने का ये होता है कि आप उसमें से टास्क डिफाइन कर लेते हैं, इसमें कितने टास्क होंगे। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप कंसोलिडेशन का कोई सवाल कर रहे हैं, तो उसमें टास्क नंबर 1 ये है कि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है आपने, तो आपने एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग की, आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम आपसे किसी ने कहा कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के दिखाएं, तो आपने उसको टास्क वाइज डिवाइड कर लिया। सपोज पहला टास्क एनालिसिस ऑफ इक्विटी, अगला टास्क आप बनाए, बल्कि मेरा पहला टास्क गलत हो गया, मैं सही कर लूं। सबसे पहले अपने अकाउंटिंग एंट्रीज लिखें, सेकंड टास्क, फिर थर्ड क्या करेंगे? फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 3 टास्क में सपोज हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डिवाइड कर ली। अब आपने इसमें से एक टास्क कर लिया और ईयर एंड आ गया, आपकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन प्रोग्रेस है, कितने % ये हो गई है? वो 1 डिवाइड बाय 3, 33%। अगर 2 टास्क हो गए तो 2 डिवाइड बाय 3, लेकिन अगर तीनों हो गए तो फिर बहस खत्म हो जाएगी। अगर तीनों काम हो गए तो अब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सारी सेटिस्फाई हो गई है, तो फिर तो रेवेन्यू की बहस ही खत्म होगी ना। हमारी मेन बहस ये है कि अगर बीच में ईयर एंड आ जाए, काम शुरू हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मिला और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, तो देन 2 अकाउंटिंग पीरियड्स में फिर ये डिवीजन होनी रेवेन्यू की। और ये भी हो सकता है जिससे मैंने डैम की एग्जांपल दी है, 3-4 अकाउंटिंग पीरियड लग गए, तो फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड तक कितना काम हुआ है, सेकंड तक कितना हुआ है, थर्ड तक कितना हुआ है, तो अपनी प्रोग्रेस मेजर करने के डिफरेंट अब तरीके हैं। ठीक है यहाँ तक। अब जो वर्ड्स लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन, तो बीच में एक माइलस्टोन वर्ड लिखा हुआ है। नहीं मतलब ये टास्क के लिए वैसे वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा जरा इन वर्ड्स के जरा समझ सकते हैं हम, खासतौर पे अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल करें, तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने ज़रा बदल गए हैं, लेकिन अभी भी जो हजरात ज़रा देही इलाकों से कंपैरेटिवली मेन सड़कों से जब अपने घरों की सड़कों की तरफ मुड़ते हैं, और नॉर्मली जब वो सिंगल रोड्स भी शुरू हो जाती हैं, तो अभी भी शायद सड़कों के किनारे पे एक सफेद रंग का पत्थर लगा हुआ है, जिसके ऊपर किलोमीटर्स रिमेनिंग लिखे होते हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा होता है, शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, इतने रह गए इतने रह गए। तो स्टोन है वो बेसिकली, लेकिन हमारे मुल्क में स्टोन्स पे किलोमीटर लिखे होते हैं, लेकिन उन्हीं स्टोन्स पे अगर माइल लिख दिए जाए
तो माइलस्टोन वर्ड वहां से बना, तो वो प्रोग्रेस बता रहा होता है कि आपकी जो जर्नी है उसकी प्रोग्रेस कितनी हो गई है, कितनी रह गई है। तो ये वहां से एक वर्ड है बेसिकली। तो कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन का मतलब सिंपली शायद कॉन्ट्रैक्ट टास्क रीच है, ठीक है। माइलस्टोन की जगह शायद पाकिस्तान में किलोमीटर्स वाले स्टोन है माइलस्टोन, ठीक है। लेकिन बात सिंपली ये क्या है, अपने काम को टास्क में डिवाइड करना और फिर जितने टास्क हो गए हो उस हिसाब से अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना। ओके प्लीज, ठीक है सर। कितने मेथड्स हो गए सर? कौन कौन से? सर्वे करवा लें, यूनिट्स को बेस बना लें, यूनिट्स प्रोड्यूस को बेस बना लें, यूनिट्स डिलीवर्ड को बेस बना लें, कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन रीड को बेस बना, ठीक है। चलो आगे। देन आ रहे इनपुट मेथड्स। जर्नल स्टूडेंट्स ओके प्लीज। भाई ये डेफिनेटली एप्लीकेशन करनी है, अप्लाई करना हमने, जिन वर्ड्स में बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए जी। चार इसमें भी हैं जी, ये चारों फार्मूले बने हुए हैं। रिसोर्सेज कंज्यूम्ड एज अ परसेंटेज ऑफ, फॉर एग्जांपल का बिल्डिंग बना रहे हैं आप और उसमें 1000 सीमेंट बैग लगने हैं, उसमें से 100 सीमेंट बैग लग चुके हैं, तो 10% काम हो गया। 1 लाख ईंटें लगनी है और उसमें से 20,000 ईंटें लगनी है। रिसोर्सेज कंज्यूम्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल, किसको बेस बना के क्या फाइंड आउट करना? रिसोर्सेज को बेस बना के अपनी प्रोग्रेस मेजर करना। लेबर आवर्स यूज्ड, 50,000 घंटे लेबर ने काम करना है, उसमें से 10,000 लेबर ने घंटे काम कर लिया है, 10,000 डिवाइड बाय 50,000, 20%। मशीन आवर्स आ जाएगा सही में कुछ? 10,000 मशीन के घंटे लगने हैं, उसमें से 5,000 मशीन के घंटे लग गए हैं, 50% प्रोग्रेस हो गई, ठीक है। ये फार्मूले हैं, प्लीज बताएंगे पहला क्या फार्मूला? रिसोर्सेज कंज्यूम्ड डिवाइड बाय टोटल रिसोर्सेज। दूसरा बताएं, लेबर आवर्स यूज डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स टू बी यूज। नंबर 3। चौथा पहले मैं पढ़ दूं फिर आप बताइए इसका फार्मूला क्या है। कॉस्ट इंकर्ड एज अ परसेंटेज टोटल कॉस्ट टू बी इंकर्ड, क्या मतलब? अगर आपका अंदाजा है कि मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में 50 मिलियन का खर्चा होना है, उसमें से 30 मिलियन खर्चा हो गया है, कॉस्ट इंकर्ड 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 मिलियन इनटू 100, 60% काम तकरीबन हो गया, ठीक है। चारों फार्मूले हैं, कौन कौन से? रिसोर्सेज कंज्यूम डिवाइड बाय टोटल रिसोर्सेज, बोल दे तीनों चारों। आज एक छोटी सी एग्जांपल कर लें फिर आगे चलते हैं। प्रोवाइडिंग अ सर्विस, XPLC, X private limited company is engaged on a contract to develop a new computer software for a customer. Suppose आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में CFO हैं और आपकी कंपनी जो है वो किसी कस्टमर के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड बाय द रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, इशू यही है प्लीज जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ और उसी अकाउंटिंग पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाए तो फिर तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी, पर प्रोग्रेस मेजर करने की बहस ही नहीं है, सारी कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ और किसी दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में या उससे अगले अकाउंटिंग पीरियड में एंड हो रहा है, तो ईयर एंड्स जो आएंगे उन ईयर एंड्स पे फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना रेवेन्यू इस वक्त और कितना रेवेन्यू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में स्प्रेड होना है, ठीक है। ठीक है सर। XPLC is reasonably certain of its progress towards complete satisfaction of performance obligation. अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि कोई मसला नहीं है, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर ही लेंगे। Total revenue from the contract will be 7 lakh and the total costs are expected to be 4 lakh. प्रॉफिट कमाने एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट कितना सर? 3 लाख। कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,50,000 has been incurred to date. Next line underline करना है, XPLC measures percentage completion by comparing cost incurred to date against total expected cost. ऊपर से ढूंढना जरा, इनपुट मेथड यूज किया जा रहा है या कोई आउटपुट है, और इनपुट में कौन सा किया जा रहा है?
cost incurred as a percentage of total cost to be incurred. What revenue should be recognized for the year ended 31st December 2015? कुछ हेल्प करेंगे यार मेरी? कैसे करूं यार? सबसे पहले क्या करूं? अपनी प्रोग्रेस मेजर करूंगा। किस मेथड से? वो कहता मेजर कर लें। कॉस्ट मेथड से मेजर करूंगा तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला सर कॉस्ट इंकर्ड टू डेट। अच्छा, टू डेट का मतलब अभी तक ईयर एंड तक 1.5 लाख खर्चा हुआ। कितने में से? 4 लाख में से। मल्टीप्लाइड बाय 100। एक सेकंड करें, जस्ट अ मिनट। बाकी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ परसेंटेज सामने आ जाएगा। 37.5% का मतलब इतने परसेंट काम की प्रोग्रेस हो गई, और जितने परसेंट काम हो गया है मल्टीप्लाइड बाय 7 लाख, उस हिसाब से अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लें। 2,62,500। डबल एंट्री बता दें, फिर आप लिख लीजिए। मेन चीज है रेवेन्यू क्रेडिट। इतने से अब क्या होना है? रेवेन्यू क्रेडिट होना है 262,500। हो सकता है कैश आ गया हो सकता है ना आया हो, लेकिन अनकंडीशनल राइट बन गया हो सकता है आपके कस्टमर ने कहा हो पैसे नहीं मांगने जब तक सॉफ्टवेयर नहीं देंगे, तो कंडीशनल राइट हो सकता है पैसे पहले कभी आ गए हो, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट होगी। मेन चीज क्या है? क्या क्रेडिट हो जाना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कब डेबिट होगी? पैसे पहले आए होंगे और सेटिस्फेक्शन से लायबिलिटी रिड्यूस हुई। कैश डेबिट अगर रिसीव वक्त मिला। रिसीवेबल कब? अगर अनकंडीशनल राइट है कि मिल जाना चाहिए पैसे, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसपे ये हमारा रेवेन्यू भी डिपेंडेंट है, तो फिर कंडीशनल राइट अगर ये है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट वर्ड आ जाए। मेन चीज इस वक्त डिस्कस हुई वो क्या है? रेवेन्यू कितना और कब रिकॉर्ड होना चाहिए। डन है? प्लीज लिख लें जी, अपने हाथ से जरा कंप्लीट करें।